Welcome back everyone. Here I am Sameer Shakir presenting you all physical education, and today's topic is about skeletal system continuation with the third part. अभी तक के जो हम लोगों ने तीसरे पार्ट तक के पढ़ रखा था वो कुछ बोन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग उन्हीं बोन से रिलेटेड स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स का। और इससे पहले जो पार्ट हमारा मेजॉरिटी में मिसिंग था वो ये था कि फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या है, उनको पहले आज डिस्कस कर लें, फिर आगे चलेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। So basically the first function of skeletal system is to give support to your body. Support का मतलब होता है सहारा देना। तो एक बोन हमारी दूसरी बोन से अटैच्ड है, that is called as a support। हमारी अपर लिम्स लोअर लिम्स को सपोर्ट कर रही है, हमारी स्पाइन हमारी प्यूबिस पेल्विक रीजन को सपोर्ट कर रही है, हमारी फीमर बोन हमारे पेल्विक रीजन को प्लस उसके साथ साथ जो नीचे की लोअर एंड बोन्स हैं टीबिया एंड फिबुला इन्हें सपोर्ट कर रही है। तो वन बोन इज सपोर्टिंग वन अनदर एंड गिविंग अ प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ अ बॉडी। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन दैट इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी एंड इट सपोर्ट्स द सॉफ्ट टिश्यूज। अब देखो भाई सॉफ्ट टिश्यूज का मतलब यहाँ पे बेटा डेलिकेट ऑर्गन्स मत समझ लेना। सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर आते हैं योर मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। ठीक है, तो हम जब अपनी बोन को देखते हैं तो उस बोन के ऊपर कवरेज होता है विद द सॉफ्ट टिश्यूज, और ये जो सॉफ्ट टिश्यूज हमारे प्रेजेंट हैं बोन्स के बीच में और उसके ऊपर कवरेज देने वाले, ये हमारे सपोर्ट का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब होता है सेफ्टी। तो व्हाट इट इज गिविंग अ सेफ्टी, इट गिव्स अ सेफ्टी फॉर soft and delicate organs which are present inside your skeletal system, like behind our or inside our rib cage. The soft organs are lungs, heart, pancreas, right, kidneys. These all are the soft and delicate organs that are protected inside your rib cage. इसी तरीके से हमारा skull, brain protect हो रहा है, तो brain is also a soft organ that is protected by skull. तो ये हो गया हमारा एक सेकेंड फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं मूवमेंट। मूवमेंट को अगर आप दूसरे तरीके से समझें तो इट इज ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन, दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट। तो वेन एवर यू आर हैविंग अ प्रॉपर नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर, यू आर एबल टू मूव फ्रीली, वर्क फ्रीली एंड एबल टू डू योर टास्क इजिली एंड एफिशिएंटली। तो अगर हम इन केस कोई भी इंडिविजुअल किसी प्रॉब्लम से है, यानी कि कोई डिसेबिलिटी से है, डिसेबिलिटी लाइक काइफोसिस, राइट, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, बो लेग्स, फ्लैट फुट, नॉक नीज, ये सब डिसेबिलिटीज होती है। तो अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है ईदर बाय अपर लिम और बाय लोअर लिम और बाय एनी ऑफ द अदर बोन, ही और शी इज नॉट एबल टू वॉक, रन properly. So this is why it helps in the locomotion of a body because it supports the muscular system, right? Next one is it helps in the storage of minerals. हमारी बॉडी में हमारे बोन्स के अंदर, यानी कि जब हम स्केलेटल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट बोन्स। तो हमारे बोन्स के अंदर कई सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाती है, हो जाती है। Now the second one is it helps in the formation of blood cells. ये आपको हो सकता है पहले से पता हो that the total blood cells most probably produced inside the bone marrow. तो अब हम रेड बोन मैरो की अगर हम बात करें तो रेड बोन मैरो के अंदर हमारा RBC, WBC और प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए ब्लड सेल प्रोडक्शन का काम भी किसका होगा, स्केलेटल सिस्टम का होगा। सो इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी स्टोरेज की। तो एनर्जी स्टोरेज का मतलब क्या है कि हम अपने लिए जो भी काम कर रहे हैं उसको आसानी से कर सकें। तो जब आसानी से करेंगे इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट गेटिंग fatigue, we are not getting tired or maybe we are getting less tired. तो कैसे होगा possible? The energy storage is possible in yellow bone marrow that store fats
और फैट का काम क्या है, थोड़ा बहुत हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करना। आपने पढ़ा है फैट प्रोवाइड्स द हीट एंड एनर्जी एंड मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। ऑल्दो इसके साथ ही साथ हमारे पास एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज कार्ब्स। ये भी आपने पढ़ रखा हो शायद, और अगर नहीं भी पढ़ा तो बता दें। फूड कंपोनेंट है जिसका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। अगर हमारी बॉडी में कार्ब्स का परसेंटेज कन्वर्ट होकर के फैट में चला जाएगा तो हाई स्टोरेज ऑफ फैटी परसेंटेज हमारी बॉडी बढ़ने लगेगी। तो यही चीज बताई जा रही है कि कार्ब्स हो या फैट हो, जो कि एक लिपिड है, वो लिपिड हमारी बॉडी में क्या काम करता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम अपना डेली रूटीन वर्क इजिली कर सकें। तो ये तो कुछ थे आपके फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इनकी स्क्रीनशॉट ले लें, इनके स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में। फिर हम लोग आगे चलते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। अभी हम लोग ने जॉइंट्स पढ़ लिए, राइट, बोन्स पढ़ लिया था। स्टार्टिंग में शायद आपको पढ़ाया हो कि जॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, वेयर टू बोन्स मीट और कनेक्ट विद ईच अदर, राइट। तो जॉइंट्स का मतलब क्या है, इट इज एन अटैचमेंट बिटवीन बोन टू बोन, ठीक है भाई। अब बोन टू बोन के बीच में जो होगा दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट। लिगामेंट से रिलेटेड आपको क्या ध्यान रखना है, दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगामेंट प्रेजेंट इनसाइड और कनेक्टिविटी विद द बोन्स टू बोन्स। अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है जॉइंट्स का वो तीन तरीके का है। द फर्स्ट वन इज फाइब्रस, सेकंड वन इज कार्टिलेजिनस एंड थर्ड वन इज साइनोवियल। साइनोवियल का मतलब होता है फ्रीली मूवेबल, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इनमें से सबसे पहले शुरू करते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज इमूवेबल जॉइंट्स और आल्सो कॉल्ड एज साइनार्थ्रोसिस जॉइंट्स। ये एनाटॉमिकल नेम आप जरूर लिख लें, इट इज आल्सो कॉल्ड एज साइनार्थ्रोसिस। हो सकता है आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय साइनार्थ्रोसिस जॉइंट्स। तो साइनार्थ्रोसिस का मतलब क्या है, फाइब्रस जॉइंट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो नाम में लिखा है इमूवेबल, मतलब इनका मूवमेंट नहीं होगा। तो एग्जांपल क्या है, द स्टर्नम बोन प्रेजेंट इन योर अपर थोरैसिक कैविटी कनेक्टेड विद द थोरैसिक कैविटी, दिस इज अ फ्लैट बोन। तो यहाँ पर हमारा मूवमेंट नहीं है। स्कल की अगर हम बात करें तो स्कल इज अ फिक्स्ड portion where there is no movement. This is why it is called as fibrous joints. Next one is cartilaginous joints. Cartilaginous का मतलब होता है slightly movable और इसका anatomical name होता है amphiarthrosis joints. Amphiarthrosis joints का मतलब हुआ इससे थोड़ा सा ज्यादा मूवमेंट बढ़ जाएगा। So when there is a little bit movement in your body, this is called as amphiarthrosis joint. Example, there are two forms of it, that is symphysis and synchondrosis. अब अगर हम रिब केज की बात करते हैं तो रिब केज में जो मूवमेंट है वो बिल्कुल कम है। This is called as amphiarthrosis. इसी के साथ ही साथ अगर हम हिप पेल्विस की बात करें, कमर का हिस्सा, इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता। इधर यू मे गो लेफ्ट और यू मे गो राइट, अपने 180 डिग्री से ज्यादा घूम सकते हैं बट नॉट मोर देन दैट। तो इस सिचुएशन में जो हमारे जॉइंट्स कहलाएंगे वो कहलाएंगे एम्फार्थ्रोसिस। तो इनका मूवमेंट जो है वो लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं होता। और ये कनेक्ट किससे होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट से होते हैं। तो कार्टिलेजिस का मतलब क्या है, फाइब्रस सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब कार्टिलेजिस होता है। अब इसके दो फॉर्मेशन है, दैट इज सिंकोंड्रोसिस एंड सिम्फिसिस। कुछ बातें जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लीजिएगा। दैट इन सिंकोंड्रोसिस इट इज एन इमूवेबल कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, फॉर एग्जांपल द बोन कनेक्टेड इन द स्टर्नम। हमारे स्टर्नम से जो जॉइंट्स कनेक्टेड है उनमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज सिंकोंड्रोसिस। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाए जैसे कि पेल्विक रीजन में होता है, तो दिस इज कॉल्ड एज सिम्फिसिस जॉइंट्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ कंप्रेसिबल फाइब्रोकार्टिलेजिनस पैड that connects two bones. Example, hip bone. Symphysis, vertebral column से आपकी जो hip bone connected है और vertebrae के बीच में भी जो आप पोर्शन देखते हैं जिसकी वजह से हमारी स्पाइन जो है वो लिटिल बिट बेंड हो जाती है बैकवर्ड और लिटिल बिट फॉरवर्ड, जिसमें हम लोग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ पोर्शन इज कॉल्ड एज सिम्फिसिस इन कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो दो तरीके के जॉइंट्स आई होप समझ में आ रहे होंगे, इनके एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये साइंटिफिक नेम जरूर लिख लें, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आपको फोटो से मैं दे देता हूं। दिस इज कॉल्ड एज
fibrous, fibrous का मतलब immovable, और this is called as cartilaginous means amphiarthrosis और called as slightly movable, जिनका मूवमेंट बहुत थोड़ा बहुत होता हो, जैसे रिब केज बहुत माइनर सा है, या यूं कह लें कि इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है लेफ्ट राइट, और हाइपर एक्सटेंशन में हमारी स्पाइन का मूवमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाए अब हम थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज साइनोवियल जॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कई सब पार्ट्स। तो साइनोवियल का मतलब क्या हुआ? दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डायार्थ्रोसिस, मतलब जिनका मूवमेंट हर तरह से होता हो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायार्थ्रोसिस। एंड डायार्थ्रोसिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। जिन जॉइंट्स को हम आसानी से मूव करा सकते हो, दीज आर कॉल्ड एज फ्रीली मूवेबल। अब इनके कई फॉर्म्स हैं, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड कॉन्डिलर जॉइंट। ये आप जरूर मार्क कर लें। टोटल नंबर ऑफ 6 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट्स। अब बात मैं आपको इसी से रिलेटेड विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट बताता चलूंगा। सबसे पहला आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट का मतलब क्या होता है? देयर इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर वेयर देयर इज एन आर्टिकुलर कैविटी कनेक्टेड विद दिस। अब ये कप लाइक स्ट्रक्चर है और इससे हमारी एक बोन कनेक्टेड है, जिसका मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है 360 डिग्री, जैसे कि ये शोल्डर का जॉइंट दिख रहा है आपको। दिस इज अ मूवमेंट वेयर यू कैन रोटेट योर आर्म इजिली, abduction, adduction, circumduction, flexion, extension, सब कुछ कर सकते हैं। This is called as ball and socket joint, present in shoulder and hip also. जितने लोग आपने जिम्नास्टिक्स वाले देखे होंगे, they are able to stretch their body, that especially their lower limbs, तो वो अपना हिप जॉइंट्स को भी रोटेट कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट दैट इज प्रेजेंट इन एल्बो एंड नी। हिंजेस का काम क्या होता है? जैसे कि आपके डोर में एक कब्जा लगा होता है, दैट कब्जा इज कॉल्ड एज हिंजेस, और उसका काम क्या है? 90 डिग्री वो खुलता है और उतना ही वो बंद हो जाता है। तो वैसे ही हमारे लिए ये है, अगर आप इस जॉइंट को देखें, एल्बो जॉइंट को, तो इट इज रिड्यूसिंग द एंगल, इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन, एंड इट इज एक्सटेंडिंग द एंगल बिटवीन द जॉइंट, देन दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। बहुत सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का काम कहाँ पर आएगा भाई? हिंजेस जॉइंट। नेक्स्ट आ जाए पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट का काम होता है रोटेट करना ऑन सिंगल एक्सिस। अब जैसे कि हमारी ये पाइवट जॉइंट है, जिसको हम लोग हाइट बोन के पास कहते हैं, ये एक एक्सिस पे है, मतलब एक सिंगल एक्सिस पे कनेक्टिविटी है, और ये क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। दिस इज व्हाई इट इज प्रेजेंट एट नेक, दैट इज एटलस एंड एक्सिस। अब ये जो एटलस और एक्सिस बोन है, ये हमारी दोनों सर्वाइकल बोन की टॉप बोन है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है भाई? इट इज प्रेजेंट इन सर्वाइकल बोन। सबसे पहली होती है C1 दैट इज एटलस, और दूसरी होती है दैट इज C2 दैट इज एक्सिस। अब इसी पे जो मूवमेंट हो रहा है, ये क्या है भाई? इट इज रोटेशन। तो दिस रोटेशन इज प्रेजेंट वेयर ऑन अ पाइवट जॉइंट। तो ये तीसरा फ्रीली मूवेबल का एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाए सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का काम क्या होता है? It helps to make a back and forth with side to side movement relates to the thumb, जिसमें आप क्या करते हो? You are helpful to oppose the fingers। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। It helps in opposing of fingers। तो ये प्रेजेंट कहाँ पर है? थंब पर है। तो आप ये देखो, ये जो हमारा जॉइंट है, ये है सैडल जॉइंट। इसको बेसिकली हम क्या करते हैं? अपनी बाकी सारे फिंगर से इजीली टच कर सकते हैं। अगर आप इसको होल्ड कर लो या एट द बैक स्ट्रेच कर लो, तो बाकियों का मूवमेंट और इसका टचिंग जो है वो कम हो जाएगा और एंगल रिड्यूस हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू अपोज द अदर फिंगर्स विद द थंब एंड वी आर नॉट एबल टू ग्रिप द ऑब्जेक्ट्स। हम ये ग्रिप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? प्रॉपरली एंड टाइटली बिकॉज ऑफ द थंब। अगर ये थंब ना हो तो इसका मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सैडल जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करता है, दैट इज रिस्ट एंड एंकल। अब जो आपकी ये कार्पल बोन्स है, ठीक है, इन कार्पल बोन से अटैच हमारी कौन सी आ रही है? दैट इज रेडियस एंड यलनर। अब यहां से जो मूवमेंट हो रहा है ऑन साइड वेज इस तरह से, राइट? तो दिस इज अ ग्लाइडिंग मूवमेंट ओवर द कार्पल बोन्स विच इज कनेक्टिंग टू योर रेडियस बोन। दिस मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसमें ज्यादा चेंजमेंट नहीं होता और ज्यादा बेंडिंग नहीं होती, तो ये मूवमेंट हमारे लिए क्या कहलाएगा? ग्लाइडिंग मूवमेंट।
right? When you wave the hand and say goodbye to everyone, this is like a gliding movement. Next one is condyloid joint, that is present in wrist, radius and carpals. अब देखो भाई, यहाँ पर कॉन्डिलॉइड में मूवमेंट इन द टू पोर्शन, जैसे कि आपकी टार्सल बोन है, ठीक है, सॉरी मेटाकार्पल बोन है, और ये मेटाकार्पल किससे कनेक्टेड है? फैलेंजिस से। जहां पर फैलेंजिस की कनेक्टिविटी दिख रही है, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द फिंगर बट देयर इज नो प्रॉपर रोटेशन. दिस इज कॉल्ड एज कॉन्डिलॉइड जॉइंट, एंड कॉन्डिलॉइड जॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एज एलिप्सॉइडल जॉइंट. एलिप्सॉइडल जॉइंट ये कहाँ प्रेजेंट है? जैसे कि आपकी ये फिंगर है जिसमें मेटाकार्पल की कनेक्टिविटी बाकी फैलेंजिस से है, और फैलेंजिस में भी निचला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल. तो प्रॉक्सिमल कनेक्टिंग विद मेटाकार्पल, और ऐसे ही हमारे पैर में है, दैट इज फैलेंजिस आर कनेक्टिंग विद मेटाटार्सस. दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज कॉन्डिलॉइड जॉइंट. अब यहाँ पे मूवमेंट कैसा है? दिस इज ऑफ फ्लेक्शन एक्सटेंशन, राइट? फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड सरकमडक्शन. सरकमडक्शन का मूवमेंट क्या होता है भाई? कि वो कंप्लीट रोटेट नहीं होता, बट इट सरकमडक्ट्स ऑन वन पॉइंट. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एलिप्सॉइड. इसमें एक मूवमेंट और होता है, दैट इज एडडक्शन एंड एबडक्शन. एडडक्शन का मतलब क्या होता है? कि आप अपनी एक फिंगर को मिड लाइन की तरफ वापस ले जाओ, दिस इज एडडक्शन, और इसको अगर आप दूर ले जाओ तो दिस इज एबडक्शन. एक एग्जांपल और देता हूँ. शोल्डर है, ये हमारी मिड लाइन है, तो वी आर टेकिंग अवे द पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज एबडक्शन, एंड वी आर क्लोजिंग टुगेदर दीज जॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज एडडक्शन. तो एब और एड, दिस इज एब एंड दिस इज एड. एड मतलब मिला देना. तो आप ये एंगल क्या कर रहे हो? रिड्यूस कर रहे हो, और अपना हाथ अपनी मिड लाइन बॉडी से मिला दे रहे हो. बहुत सिंपल हो गया भाई, दिस इज एडडक्शन. तो मैंने इसी के साथ ही साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक भी कवर कर दिया, दिस इज रिलेट्स टू द मूवमेंट. आई होप ये बहुत इजी समझ में आ रहा होगा. अगर नहीं प्रॉब्लम है, कोई भी और दिक्कत है, तो भाई यू कैन मेंशन इन योर कमेंट बॉक्स वेदर देयर इज अ प्रॉब्लम और नॉट, वी विल सॉल्व इट लेटर. आगे चलते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये नाम जरूर नोट कर लें, एलिप्सॉइडल एंड देयर इज सर्वाइकल. नेक्स्ट जो हम लोग मूवमेंट्स की बात कर रहे थे वो यहाँ पर आ रहे हैं. हिंज जॉइंट allows movement in one plane like elbow and knee. ये आपके मैं एग्जामिनेशन के मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आप ताकि लिख सको. पाइवट जॉइंट परमिट्स रोटेशन, बताया था ना यहाँ पर, पाइवट जॉइंट नेक के पास, ठीक है. नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एग्जांपल दिया था सर्कुलर मोशन से रिलेटेड, एबडक्शन एंड एडडक्शन से रिलेटेड, दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. नेक्स्ट आगे चलते हैं. Condyloid joint allows movement in two planes, example wrist and knuckle. Saddle joint, that is similar to condyloid joint, allowing movement in two planes including flexion, extension and circumduction. ये वर्ड जरूर मार्क कर लेना भाई, circumduction की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. ये थोड़ा सा डिफरेंस है condyloid और saddle से रिलेटेड. आप सैडल जॉइंट भी पढ़ रहे हैं और कॉन्डिलॉइड जॉइंट भी पढ़ रहे हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लगभग सिमिलर होते हैं. प्रेजेंट दोनों सब हैंड में हैं. नेक्स्ट आ जाएंगे प्लेन मूवमेंट्स, ये भी बता दिया, ग्लाइडिंग से रिलेटेड है. प्लेन मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज ग्लाइडिंग जॉइंट्स और ग्लाइडिंग मूवमेंट. यहाँ पर इसको आप नोट कर लें, दिस इज ग्लाइडिंग, ठीक. तो ये आपके टोटल 6 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स मैंने बता दिए जनरली. इसके अलावा होते और भी कई सारे हैं, दैट इज इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, हाइपर एक्सटेंशन, इनवर्जन, इवर्जन, एवर्जन, राइट, और शोल्डर श्रगिंग से रिलेटेड है. तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हैं जिनको आपको अपनी डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट बेसिक जो चीज़ें थी जो हमारे जॉइंट से रिलेटेड थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक. बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में जॉइंट्स को पढ़ना है तो आप मेरी 11th की क्लास का वीडियो फ्यूचर में कुछ दिनों बाद आएगा, तो आप उसमें ज़रूर देख सकते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स पिक्चराइज्ड बेस पर हैं, नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप. इसकी पिक्चर जरूर ले लें. हो सकता है अगर आप प्रेजेंट कर सके विद डायग्राम तो आप जरूर बता दें, ठीक है.
ये हो गया भाई हिंज ज्वाइंट जो एल्बो पे था, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट नेक के पास है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट शोल्डर में भी है, हिप में भी है, कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट हमारा थंब में भी था, रिस्ट के ऊपर, और सैडल ज्वाइंट। Now, this will be very helpful for you to understand that there are different types of movement जिनको मैंने अभी बताया, inversion, eversion वाला, ये बहुत छोटा सा पार्ट एक ले रहा हूँ as a picturized based study। वो कौन कौन सी है देखो, abduction और adduction क्या है, that moving your part away from the midline, फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ से ऊपर गया abduction, वापस आया adduction, ये देखो दो पिक्चर हो गई। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने, अपने एल्बो को फ्लेक्स किया, दिस इज रिड्यूसिंग द एंगल एंड दिस इज एक्सटेंडिंग द एंगल, दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फॉरवर्ड रोटेशन एंड बैकवर्ड रोटेशन मतलब जैसे कि आपके शोल्डर है, इनको आगे की तरफ मूव कराओ और रोटेट कराओ, या अपने हाथों को यहाँ पे प्लेस कर लो और फॉरवर्ड रोटेशन करो, तो दिस इज फॉरवर्ड रोटेशन, आगे की तरफ। बैकवर्ड का मतलब क्या हुआ, इन्हीं शोल्डर ज्वाइंट को स्कैपुला के साथ आप पीछे मूव कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैकवर्ड रोटेशन। डिप्रेशन एंड एलिवेशन, यानी कि शोल्डर श्रगिंग जो मैंने बताई, अपने कंधों को उठाना एलिवेशन और ड्रॉप कर देना, दैट इज डिप्रेशन। नेक्स्ट इज फ्लेक्शन एक्सटेंशन, कई और जगह से हो सकता है। प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन का मतलब क्या है, सपोज कर लें कि भाई मेरा हाथ नहीं पैर है, अपने पैर को यानी कि एंकल को हम नीचे की तरफ खींचें, स्ट्रेच करें, तो दिस इज कॉल्ड एज प्लांटर फ्लेक्शन। अब इस प्लांटर फ्लेक्शन में क्या होता है, जो हमारे तलवे का हिस्सा होता है, प्लांटर एरिया, वो एक्सटेंड हो रहा होता है, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्लांटर फ्लेक्शन। और डॉर्सी फ्लेक्शन का मतलब जो टो का एरिया होता है वो आगे शिन बोन को थोड़ा स्ट्रेच कर रहा होता है और ऊपर की तरफ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सी फ्लेक्शन। इसी के जैसे और है इवर्जन और इन्वर्जन। इवर्जन का मतलब होता है पैर का मूवमेंट बाहर की तरफ करना। सपोज कर ले आपको ये जो हाथ दिख रहा है, इसको हाथ मत मानो भाई, इसको पैर समझ ले, पैर तो ऊपर उठाएंगे नहीं, तो हाथ को ही समझे आप, दिस इज अ टो, यू आर मूविंग इट आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, तो दिस आउटवर्ड इज कॉल्ड एज इवर्जन। एंड यू आर मूविंग इनवर्ड्स मीन्स और अपने नीज की तरफ आप करो जब, तब दिस इज कॉल्ड एज इनवर्जन। ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन के और भी पार्ट आ गए, एबडक्शन एडक्शन आ गया। लेटरल फ्लेक्शन और फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन का मतलब होता है साइडवेज बेंडिंग, आधा जो साइड की तरफ है, तो यू आर फ्लेक्सिंग योर बॉडी बट इट इज अ स्लाइड इन अ लेटरल वे, तो आप आधी बॉडी इधर टर्न करोगे तो क्या होगा, लेटरल, और इधर करोगे तो भी क्या होगा भाई, लेटरल। नेक्स्ट इज फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया, ये एक्सटेंशन नहीं है भाई, थोड़ा सा चेंज समझ ले। When you are moving back to your angle of 180 डिग्री, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है 180। अब आप इससे जब थोड़ा सा पीछे जाओगे, दिस इज कॉल्ड एज हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, जिम में कई लोग हाइपर एक्सटेंशन की एक्सरसाइज करते हैं ना, देयर इज अ बेंच, वो उसमें फॉरवर्ड बेंड करते हैं और फिर पीछे की तरफ जाते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेच देते हैं अपने स्पाइन को पीछे की तरफ, दिस इज कॉल्ड एज हाइपर एक्सटेंशन। नेक्स्ट इज रोटेशन, दैट इज रोटेशन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या हुआ, हम अपनी एक अंदर के तरफ के हिस्से को क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, दिस इज इंटरनल रोटेशन। और अगर हम इसी चीज को बाहर की तरफ कर रहे हैं, अपनी बॉडी के बाहर की तरफ, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रोटेशन। तो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन दिया हुआ है, आप अपने फीट से भी कर सकते हैं, आप अपने अपर लिम्स को भी बाहर की तरफ खींच के और अंदर की तरफ खींच के कर सकते हैं। तो मूविंग योर हाफ ऑफ द सिमेट्रिकल बॉडी टुवर्ड्स आउटसाइड, दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन, एंड मूविंग इनसाइड स्ट्रेचिंग योर लैट्स, देन दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रोटेशन। आई होप कि ये बहुत सारे जो मैंने मूवमेंट्स बताए ये इजीली समझ में आ रहे होंगे और पिक्चराइज बेस भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इसके बाद इसी में कुछ और एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप देखें, वो कौन कौन से स्पेसिफिक, दैट इज सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ये फिंगर पर प्रॉपरली मूव नहीं हो रहा, रोटेट नहीं हो रहा, बट इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कमडक्शन कहेंगे। ये हाथ है, मैंने इस तरह से घुमाया, ये प्रॉपर रोटेट नहीं हो रहा, बट इट इज गिविंग अ सर्कमडक्शन मूवमेंट, जहां पे प्रॉपर 360 नहीं होता। ठीक है, लेटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन एंड हॉरिजॉन्टल एबडक्शन, ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लें।
लेटरल रोटेशन का मतलब क्या होता है, हाथों को पीछे की तरफ लेकर के जाना, और वापस लाओगे तो क्या कहलाएगा, दैट इज मीडियल रोटेशन, राइट, मीडियल इधर की तरफ, और अंदर ले जाओगे तो इंटरनल। तो ये क्या हो गया मीडियल, ये क्या हो गया लेटरल, और नीचे की तरफ क्या हो गया इंटरनल, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और आपको फ्लेक्शन एक्सटेंशन आप पीछे वाले डायग्राम में पढ़ चुके थे, हो गए ये पॉइंट्स। अब लास्ट आ जाते हैं भाई इसके बेनिफिट्स के बारे में, ठीक, लास्ट टॉपिक है हमारा बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का मतलब क्या है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो व्हाट डज एक्सरसाइज गिव्स टू योर बॉडी, हमारी बॉडी पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारे प्रभाव है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज और इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग। आप इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, मैं बताता हूं। देखो भाई, सबसे पहला है दैट इज इंक्रीज बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी का मतलब क्या है, बोन की ताकत को बढ़ाना, ताकि आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइज ज्यादा कर सको। सपोज आई एम अ पर्सन ऑफ वेइंग 60 kgs, राइट, और अगर मुझे 60 kg उठाना है तो हम पहले स्लो एंड ग्रेजुअल स्टार्ट करेंगे, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, धीरे धीरे कुछ दिन तक अपनी बोन्स की उतनी हैबिट बनाएंगे, ताकत बनाएंगे कि हमारी बोन्स की कैपेसिटी बढ़ जाए कि हम 60 किलो उठा सकें। तो दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग द बोन डेंसिटी, कि आप अपनी बोन को ज्यादा ताकतवर बना सको, जिससे कि नॉर्मल एक्सीडेंट्स की वजह से या गिरने की वजह से गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आपको बोन की चोट ना लगे, यानी कि आपका फ्रैक्चर वगैरह ना हो। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने कि गिरते पड़ते रहते लेकिन उनको चोट नहीं लगती, बोन ब्रेक नहीं होती, क्यों? बिकॉज देयर बोन्स आर मोर डेंस, और वो सिर्फ किससे होगा, एक्सरसाइज या योगा से होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग द जॉइंट, ताकत बनाना है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है, ताकि आपका जो रेंज ऑफ मोशन है वो ज्यादा हो जाए। It reduces the risk of osteoporosis. Osteoporosis is a bone disorder, bone disease, in which it gives very low bone density, जिसकी वजह से आपके घुटनों में दर्द होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, चाहे वो शोल्डर में हो, चाहे वो नीज में हो, चाहे एल्बो में हो, एंकल में हो, इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। हेल्थ इट इज लाइक रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है अलाइनमेंट। अब बेटा बात जब अलाइनमेंट की होती है तो देयर आर डिफरेंट वेज व्हेन यू मेक अ डिफरेंट पोस्चर, while sitting, while sleeping, while studying, while playing games, while standing, while walking. There are different sort of positions, different sort of postures which is required in a different situations. तो अब अगर हमें अपनी बॉडी को अच्छा बनाना है तो हमें अपना पोस्चर क्या करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। तो हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, नॉर्मली दैट योर चेस्ट शुड बी स्ट्रेटन अप, your chin should be a little bit down, and you are focusing on the person or on the work that you are doing for. So this is called as a normal posture of standing. ऐसे ही बैठने का है, अपना डिस्टेंस अपनी बुक से थोड़ा ज़्यादा रखना है, और बहुत ज़्यादा बेंड नहीं होना, झुकना नहीं है, श्रग्ड शोल्डर नहीं रखने, अपर बैक नहीं रखनी। तो दिस इज व्हाई एक्सरसाइज हेल्प्स यू टू इम्प्रूव द पोस्चर। ठीक है भाई, इतना स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट आ जाते हैं, इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द बोन ग्रोथ इन यूथ। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको एक्सरसाइज की वजह से बोन लेंथन होती है। यहाँ पर हम अगर बात करें तो लिखा नहीं है कहीं पर, बट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेंथनिंग ऑफ बोन्स। जब आप खेलो कूदोगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपकी हंगर बढ़ेगी। हंगर बढ़ा दैट मीन्स आपने न्यूट्रिशन लिया, और अगर अच्छा न्यूट्रिशन लिया इट रिफ्लेक्ट्स इनटू योर बॉडी वेयर इट जनरेट्स मोर कैपिलरीज, मोर ब्लड, मोर सेल्स, which helps in increasing your muscles as well as the size of the bones. तो जब आप खेलो कूदोगे, एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बोन ग्रोथ भी जो है वो हेल्दी होगी। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरीज। जब आपको चोट लगती है और खिलाड़ी आदमी होता है तो वो अपनी स्पोर्ट्स इंजरी से जल्दी रिकवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी की कैपेसिटी उतनी है दैट ही कैन रिकवर हिमसेल्फ एंड स्ट्रेंथन हिज बॉडी और बोन वेयरएवर इट इज इंजर्ड। जहां भी चोट लगी है उसको जल्द से जल्द वो क्या कर लेगा, रिकवर कर लेगा।
लेकिन जो खिलाड़ी नहीं है, जो नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं करता और मान लो खुदा ना खास्ता उसको एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो जाए, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, मोर देन अ मंथ, दैट द डॉक्टर सेज दैट यू नीड टू बाइंड योर हैंड विद द प्लास्टर एंड यू नीड टू स्टेबल लाइक दिस। अपना पैर सीधा रखना है, हाथ को इस शेप में रखना है, प्लास्टर जब तक कटेगा नहीं तो मूवमेंट नहीं करना है, और उसके बाद रिकवरी भी जल्दी नहीं होगी। तो होता क्या है कि जो खिलाड़ी होता है उसकी बोन डेंसिटी स्ट्रांग होती है, उसके रिपेयरिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होता है उसकी रिपेयरिंग पावर नहीं होती, तो इसलिए वो अपनी इंजरीज से जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है। तो एक्सरसाइज हमारी अपनी पोस्ट इंजरीज के बाद रिकवरी करने का बेनिफिट देता है। नेक्स्ट इन मेंटेनिंग जॉइंट अलाइनमेंट, वो यहाँ पर पोस्चर में हो गया, एंड हेल्प्स इन सपोर्टिंग ओवरऑल बॉडी मूवमेंट, यानी कि कंप्लीट हमारा एक नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है उसको चलने में, लोकोमोशन देने में, प्रॉपर मूवमेंट करने में एक्सरसाइज हेल्प करती है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते और हमारे शोल्डर श्रग्ड रहते हैं, सो सम पीपल वॉक लाइक श्रगिंग देयर शोल्डर्स, कंधे ऊपर रहेंगे एंड दे आर वॉकिंग। सम पीपल वॉक लाइक ड्रॉपिंग देयर शोल्डर्स, कंधे ऐसे झुके हुए रहेंगे एंड दे आर वॉकिंग। Some people are having lazy and lethargic walk. Why? Because of not practiced or not regular in sports training. That is why we people say that exercise, yoga and sports help in giving a proper beauty to your body. It helps in giving a beauty to your bones as well as your muscles. So this is all about what? This is all about the exercise benefits on skeletal system. तो ये चैप्टर इसी तरह से खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। आज तक की सेवा बिल्कुल खत्म, रिलेट्स टू द चैप्टर दैट इज स्केलेटल सिस्टम। तो क्लास 9th का ये टॉपिक हमारा स्केलेटल सिस्टम का बिल्कुल भाई कंप्लीट है। कुछ पार्ट इसका 11th में भी है, जो बच्चे 11th में पढ़ रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज मैं इसकी जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इससे रिलेटेड कुछ और पार्ट्स जरूर बताऊंगा। सो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, शेयर माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। विद द हेल्प समीर शाकिर, all becomes effortless. So you need to be regular on my videos. Thank you all.